गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं चार्ज की, और आज का पहला टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने एक टर्म समझाई थी, क्रिस्टलाइजेशन। एंड द वर्ड क्रिस्टलाइजेशन मींस, कुछ याद आ रहा होगा, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। आपको ये भी याद होगा, लास्ट क्लास में एक बात बताई थी आपको, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, डोरमेंट इन नेचर होता है। डोरमेंट इन नेचर मतलब वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब नाम के लिए क्रिएट तो हो गया, बट प्रैक्टिकली आपको कोई राइट नहीं मिल रहा। राइट कब मिलेगा? राइट कब मिलेगा? जब आप अपने चार्ज को क्या करवा लोगे, क्रिस्टलाइज। और उसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। चले अब जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में चालू करे थे। चले, a floating charge attaches to the company's property generally and remains dormant till it crystallizes or becomes fixed। समझ में आ गई कहानी? सामान्यतः ये क्रिएट करा जाता है, बट ये माना जाता है ये क्या है, डोरमेंट है। कब तक डोरमेंट है? जब तक आप इसे क्या नहीं करवा देते हो, क्रिस्टलाइज। एंड द वर्ड क्रिस्टलाइज मतलब until it becomes fixed. The company has a right to carry on its business with the help of the asset over which a floating charge has been created till the happening of some event which determine this right। भैया मैंने कौन सा चार्ज क्रिएट करा है? फ्लोटिंग। आप कंपनी हो, डील करो असेट में, हमें कोई दिक्कत नहीं। कब तक डील कर सकते हो? जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता जिससे राइट अफेक्ट हो जाए। क्या ना हो जाए ऐसा। कंपनी लोगों का पैसा नहीं चुका रही, कंपनी आपका पैसा नहीं चुका रही, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया भैया, धोखा हो गया आप लोगों के साथ, आपको पेमेंट नहीं मिल रहे। तो पेमेंट नहीं मिलने की स्थिति में क्या आप उस फ्लोटिंग चार्ज को फ्लोटिंग रहने दोगे या क्रिस्टलाइज करवाओगे? और जैसे ही जिस मोमेंट वो अपना क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, क्या आप कंपनी उस असेट को डील सेल कर सकती है या नहीं? आप करो, बेचो और अपना पैसा क्या कर लो, रिकवर। समझ में आ गई कहानी? चलो, किन केसेस में फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होता है? पहला क्या है? कंपनी जा रही है लिक्विडेशन में। बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ी है कभी? अरे सर फर्स्ट ईयर ही तो है अभी, और फर्स्ट ईयर भी क्या पता भगवान ने चाहा तो हो या ना हो। जिस रैपिड स्पीड से कोरोना चल रहा है, क्या पता फर्स्ट ईयर वालों को तो वापस प्रमोट कर दे सेकंड में। अगर होता तो अपन कभी अकाउंट्स में पढ़ेंगे, वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन अकाउंटिंग। वहां पे ये माना जाता है असेट चाहे फिक्स वाला हो या फ्लोटिंग चार्ज वाला हो, बिकेंगे तो सारे। जब कंपनी बंद हो रही है तो असेट्स तो अब सारे ही बिकेंगे ना। देखो हमेशा ध्यान रखना एक बात, हमेशा ध्यान रखो एक बात। मान लो आपका राइट क्रिएट करा है, आपका राइट क्रिएट किस पे? कंपनी के किसी असेट पर। बट इसमें दो बातें हैं, इसमें दो बातें हैं। कंपनी जिंदा है, गोइंग कंसर्न है तो क्या, और कंपनी बंद हो रही है तो क्या। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, आपका राइट पहला है, क्रिस्टलाइज करवा लो। बट अगर कंपनी बंद हो रही है ना, तो वाइंडिंग अप का बेटा अपना पूरा एक प्रोसीजर होता है। अब जैसा उस प्रोसीजर में लिखा होगा ना, वाइंडिंग अप उसी तरीके से होता है। और उसमें पहला स्टेप क्या होता है? सारे एसेट्स को सेल आउट करो, अब वो चाहे फिक्स चार्ज पे हो या फ्लोटिंग चार्ज। फिर पेमेंट उसी सीक्वेंस में करेंगे। अब जिनका पहले फिक्स चार्ज था ना, तो पहले उनको पेमेंट कर लो। सिंपल सवाल। वाइंडिंग अप के टाइम पे हम फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज जैसा कुछ मानते हैं? हम तो मानते हैं सारे ही बिकेंगे एसेट। एसेट तो अब सारे ही बिकेंगे, सारे ही बिकेंगे। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या मान रहे हैं कि ये चार्ज क्रिस्टलाइज कब हो जाता है? जब कंपनी का क्या अनाउंस हो चुका है, कोई भेदभाव नहीं करना, असेट असेट है, चाहे वो फिक्स चार्ज पे हो या फ्लोटिंग। पेमेंट के टाइम फर्क करेंगे अपन। पेमेंट पहले किसको करेंगे? जिनका पहले से फिक्स क्रिएटेड है। समझ में आ रही कहानी? सेकंड, बिजनेस ही बंद कर लिया कंपनी ने, कंपनी कह रही है हम तो बिजनेस ही नहीं करेंगे अब। यार सीधी सीधी बात, तुम कह रहे हो तुम बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस करोगे नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं, सरप्लस बचेगा नहीं, सरप्लस बचेगा नहीं, तो पेमेंट कहां से करोगे? आज आपको पता चल जाए कि जिस बंदे को हमने लोन दे रखा है उसने अपना बिजनेस ही बंद कर लिया, और मेरा चार्ज भी कौन सा है, फ्लोटिंग। तो इंतजार करोगे क्या पैसा डूबने का, या स्टेप्स लोगे क्रिस्टलाइज करवाने के लिए? समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, आपको दिख रहा है छत गिर रही है, अब उसको देखते रहोगे या वहां से हटोगे? क्यों गिरने, तो क्या दिक्कत है?
सर लग जाएगी ना, हाँ यही दिक्कत यहाँ है। जब आपको दिख रहा है सामने वाला व्यापार बंद कर चुका है, काम धंधा नहीं कर रहा है, आपका चार्ज भी फ्लोटिंग, तो बेटा किस बात का इंतजार कर रहे हो? पैसा डूबने का? नहीं नहीं नहीं, नहीं डूबने देंगे पैसा। अपन जाएंगे आगे और पहले अपने चार्ज को क्या करवा लेंगे, क्रिस्टलाइज यानी फिक्स। तीसरा क्या है, क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर ने स्टेप ले लिए टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, दैट इज बाय अपॉइंटिंग रिसीवर टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज। क्या मतलब हुआ, हमें लग गया यार बिजनेस तो चल रहा है बट मुझे डाउट है वो पैसा नहीं देगा, मुझे डाउट है वो पैसा नहीं देगा, तो मैंने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में भी, एक बंदा अपॉइंट करवा दिया जिसे हम नाम देते हैं रिसीवर। पता है रिसीवर प्रैक्टिकली कब अपॉइंट होते हैं, जब बंदे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, तो उनका कोर्ट से एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो जाता है, अब वो मैनेज करेगा एसेट को। नहीं समझे, वापस से, व्हेन द क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर टेक स्टेप टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, मतलब वो अपने राइट को, लिख लो उसके ऊपर, वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका राइट था भैया, उनका राइट था, अगर आपको लग रहा है कभी डाउट हो, चार्ज डीड में लिखा हुआ था, इन केस इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट आ जाओ सामने। तो डिबेंचर होल्डर कह रहे हमें डाउट है पैसा नहीं दोगे, हम क्या करें, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करवा रहे हैं, ही हैज टू टेक द पोजेशन ऑफ द असेट, अब वो मैनेज करेगा उस असेट। समझ में आ गई कहानी? एग्जांपल बताता हूँ क्या है, सामने देखो। एक मान लेते हैं कंपनी की एक बहुत बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो कंपनी ने रेंट पे चढ़ा रखी है। बड़े बड़े बिजनेसेस है, उनके पास खूब प्रॉपर्टीज होती है, चढ़ा दी रेंट पे। अब यहां से उनकी इनकम आती है साल की, मान लेते हैं 30 लाख रुपए। अब मेरा लोन था कंपनी पे, कंपनी ने यही बिल्डिंग मान लो गिरवी रखी थी, कंपनी ने यही बिल्डिंग गिरवी रखी थी। अब मेरा लोन भी मान लो 30 लाख रुपए के आसपास ही, और कंपनी की सालाना रेंटल इनकम भी 30 लाख क्या थी इस बिल्डिंग से। मैंने कहा देखो जनरली क्या होता था, ये 30 लाख रुपए आए और सीधे कहाँ चले गए, कंपनी में। मैंने क्या करा, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर लिया। अब ये बताओ ये पैसा कंपनी में जाएगा या रिसीवर तक जाएगा? नहीं समझे, वापस से ध्यान लगाओ। एक बिल्डिंग है, इस पे हमने क्या क्रिएट करा है, चार्ज, मान लेते हैं किसका, मेरा। कितने का, 30 लाख रुपए का। मान लेते हैं इस बिल्डिंग को कंपनी ने किस पे लगा रखा है, रेंट पे लगा रखा है। यहां से आने वाली रेंटल इनकम भी मान लो 25-30 लाख रुपए के आसपास ही। जनरली क्या होता है, रेंट की इनकम सीधे किसके पास जाती, कंपनी के पास। मैंने बीच में किसको बैठा दिया, ऑफिशियल रिसीवर को, क्योंकि एसेट पे मेरा भी राइट था। ऐसे केस में भी रेंटल इनकम कंपनी के पास जाएगी या रिसीवर के पास जाके मेरे पास आ जाएगी? अगर कंपनी में जाएगी वो अपने किसी दूसरी जगह लगा देंगे। मैंने कहा ये एसेट मेरे राइट था, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट में जाके सिंपल एक एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, प्लीज अपॉइंट ऑफिशियल रिसीवर फॉर दिस असेट, ताकि इस असेट से जो इनकम आ रही है ना, इस असेट से जो इनकम आ रही है वो अब कंपनी के पास ना जाए, वो सीधी मेरे पास आ जाए, और मेरा क्लेम पहले क्या करवा दो आप, सेटल। समझ में आ रही है कहानी? एक एग्जांपल और सिंपल बताता हूँ। तीन लोग हैं, ए बी और सी, तीनों मित्र हैं आपस में, तीनों फ्रेंड्स हैं, भूल जाओ चार्ज की कहानी, तीनों फ्रेंड्स हैं। ए ने मान लो बी से भी लोन लिया हुआ है, ए ने सी से भी लोन लिया हुआ है। समझ में आ रही है चीज? अब कोई असेट है, एक कॉमन असेट है, एक कॉमन असेट है, या एक काम करो, इस तरीके से कर दो, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और बेहतर समझ में आएगा। देखें, ए बी और सी, ए ने किससे लोन ले रखा है, बी से, मान लेते हैं कितने का है, 10 लाख रुपीज का। सी ने किससे लोन ले रखा है, मान लेते हैं ए से, मान लेता हूं 8 लाख रुपीज का। एरो से समझना आप, ए ने बी से लोन ले रखा है और सी ने ए से लोन ले रखा है 8 लाख रुपीज का। आज पता क्या चला, ए बी का पैसा नहीं चुका था, और मीन वाइल तीनों मित्र हैं, इनको पता चला सी पैसा देने जा रहा है ए को। क्या करेगा बी, रिसीवर? अब मैं तो, आप भूल जाओ ना ऑफिशियल रिसीवर, अपन तो दोस्ती दोस्ती खेल रहे हैं हार्डली, अपन दोस्ती दोस्ती खेल रहे हैं।
आपने लोन ले रखा है बी से 10 लाख रुपए, आपने लोन ले रखा है बी को 10 लाख रुपए का, जो भी था एग्जाम्पल अपना। सी ने ले रखा था ए से 8 लाख रुपए का। आज वो 8 लाख रुपए उसको देने जा रहा था। ए को 10 लाख देने थे बी को, और सी देने जा रहा है 8 लाख ए को। अगर आप हो बी तो आप क्या करोगे? तो मेरे को दे दे यार, तू उसको मत दे, क्यों? मैं भी उससे पैसे मांगता हूँ, चाहे तो तू उसके सामने चल चल, उसके सामने मैं ले लूंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं, पर तू उसको मत दे। होता है ना कभी ऐसा दोस्ती यारी में। मान लो आपने इनको कुछ दे रखा है, इन्होंने इनको कुछ दे रखा है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, अभी आपका नहीं दे रही, आप डायरेक्ट उसको बोल दे यार मेरे को दे दे, तू उसको मत देना। सेटलमेंट हो गया, सेट ऑन सेट ऑफ, कुछ वही कहानी है। बी सी से ले लेगा डायरेक्टली, खत्म करो कहानी। देखो, ये मैंने एक टाइम पास एग्जांपल समझा है इस सिचुएशन को समझाने के लिए कि कभी कभी रिसीवर्स क्यों अपॉइंट करने पड़ते हैं असेट को मैनेज करने के लिए, ताकि असेट से आने वाली इनकम अब कंपनी की जेब में नहीं जानी, वो लेके जाएगा रिसीवर, फिर रिसीवर डील करेगा पैसे से क्या करना है। और ये कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं, पहले बता दूं, ये कोर्ट से अपॉइंट होते हैं, सब कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं, तो ऐसा मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होता। और लास्ट सिंपल सा एक पॉइंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट जो भी आप लिखोगे, समझ में आ गई कहानी? तो 4 केस क्या बने? पहला क्या था? लिक्विडेशन। सेकंड, कामचोर बन गए हमने काम धंधा बंद कर लिया। तीसरा, हमने स्टेप्स ले लिए टू एनफोर्स सिक्योरिटी, मतलब हमने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, एग्जाम्पल रिसीवर अपॉइंट कर लिया। चौथा, और कोई पॉइंट जो आपने चार्ज के डॉक्यूमेंट में लिखा है। अब बेटा ये पैरा अगर आप पढ़ लोगे ना, आपको कहीं कहीं दिक्कत नहीं आनी, वही सेम लिखा हुआ है, तो प्लीज आप सेल्फ ही रीड कर लो, पढ़ लो, जस्ट नीचे वाला पैरा। सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, ये दोनों पैरा, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है ऊपर। और एक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, आप मान के चलना ओल्ड सिलेबस में 6 to 8 टाइम्स आया हुआ है। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है जनरल इस चैप्टर में से। आपके अगर समझ में आ गया हो ना कंसेप्ट, तो डब्बे के अंदर जो केस लॉ दे रखा है, पढ़ो जल्दी से, समझा चुका हूं ऐसी चीजें में। अब आपके समझ में आई या नहीं आई, ये देखो अब आप। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त राम, मुझे उस पर यकीन है, वो मेरा पैसा नहीं खाएगा। शाम कह रहा है मुझे तो डाउट है उस पर। इससे रिलेटेड बात मैंने आपको कल समझाई थी एक बार, कि फ्रॉड जनरली वो लोग करते हैं जिन पे आपको यकीन होता है। यार तेरे पे डाउट नहीं है मुझे, तेरे पे डाउट नहीं है मुझे, वो गेम खेल गया, उसी एसेट को दूसरे के पास गिरवी रखवा गया। जब मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, तो एक चीज पूछी थी, चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्यों आती, ताकि एक ही एसेट को इंसान बार बार किसी और के फेवर में क्या ना कर दे, गिरवी। वही तो सिचुएशन है ये। आपको लग रहा था, बट आपने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए, आप तो देखते रहे, आप तो देखते रहे, होगा जो देखा जाएगा, होगा जो देखा जाएगा, देख लो जो हो गया, भूल जाओ पैसा अपना। पहली प्रायोरिटी कौन ले गया? वो दूसरा इंसान, और तुम बन गए अब दूसरे पहले होने के बाद भी। समझ में आ गई चीज? बेटा एग्जामिनर क्या करेगा? कुछ नहीं करता है एग्जामिनर। जैसे केस लॉज है ना, गवर्नमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस मनीला रेलवे कंपनी लिमिटेड 1897, इस सेम सिचुएशन को क्वेश्चन बना के दे देगा। आपको तो हार्डली जज करना आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना है, आपको केस लॉ याद होना चाहिए, नाम नहीं, नाम नहीं, केस का कंसेप्ट याद होना चाहिए। और केस का कंसेप्ट अपन को कैसे याद हो सकता है? अगर इंट्रो आप ध्यान से देखते हो ना चैप्टर का, उसमें सब कुछ आ जाता है। वो आप मान लो पूरा चैप्टर का बेस है वो, पूरा बेस है वो बेस जिसके समझ में आ गया ना, उसको कहीं आगे दिक्कत नहीं आनी। चले जल्दी से आगे देख लो, कुछ भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी से पढ़ लो। On crystallization, the floating charge converts into a fixed charge on the property of the company, and it has the priority, and it has the priority, and it has the priority over any subsequent equitable charge and other unsecured creditor, but preferential creditor who have priority for payment over secured creditor in the winding up get priority over the claim of the debenture holder having floating। क्या है ये बकवास बात है एकदम, कुछ काम की नहीं है। रीजन बताऊं क्यों काम का नहीं है? सामने देखो, पहले चलती थी लिक्विडेशन अकाउंटिंग,
अब कंपनियां बंद होती है किसके तहत? आईबीसी में पूरा मैकेनिज्म चेंज है अब। एक चीज बताता हूँ, जब कंपनी खत्म हो रही होती है ना, जब कंपनी खत्म हो रही होती है, स्टेप्स होते हैं सारे। पहले ये करना है, फिर इसको पेमेंट होगा, फिर इसको पेमेंट होगा, फिर इसको पेमेंट होगा, फिर इसको पेमेंट होगा। इसे कहा था सीक्वेंस ऑफ पेमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अब इसी टर्म को बेटा हम आईबीसी में कहते हैं, नाम देखो कितना अजीब सा है, वाटरफॉल। आईबीसी में बताऊंगा आपको वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है। तो जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होता था पहले, उसे अब हमने एक टेक्निकल नाम क्या दे दिया है? जबरदस्ती समझाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी समझाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सामने देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप तो भूल जाओ अपन क्या कहते हैं, आप भूल जाओ अपन क्या कहते हैं। अ, विनय की शादी हो रही है, विनय की शादी। अब शादी है तो शादी का कार्ड बना है। सबसे पहला कार्ड किसको देते हो? अच्छा, तेरी हुई नहीं है इसलिए तुझे पता नहीं है, तेरी हुई नहीं है इसलिए तुझे पता नहीं है। पहले जाते हैं हमारे, वो तो है नहीं, वो ही है। उसके बाद आएंगे, जितने जितने ही तेरे खासम खास रिश्तेदार क्यों ना हो, उनको देना भूल जा, इनको मत देना भूलना। सो कंपल्सरी मैंडेटरी है। नहीं दिया तो लोग कहेंगे अपशगुन हो गया। नहीं समझा मेरी बात? आप मान लो, एग्जाम्पल है हार्डली, हम भगवान का नाम काम में लें, पर हार्डली एक एग्जाम्पल है। ये कौन है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब सेकंड कार्ड किसको दोगे? बाकी रिलेटिव। सोच के मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने घरों में शादियों के फंक्शन नहीं देखे क्या कभी यार? हमने भगवान को एक साथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में डाल लिया है। ओके, ये आई ना अब इसकी टोन, अभी शादी का फील ले रहा है। पहला गया है यहाँ पे, अब सेकंड जाता है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही होता है। अब जाएगा कहाँ? लड़की वालों के। उसके बाद अब जाओ रिश्तेदारों में। अब जाएंगे किसके पास? अब आप ये देखो, लॉजिक देखो आप। लड़के की शादी हो रही है, लड़की एग्री है, दोनों फैमिली एग्री, फिर भी पहला कार्ड किसके गया है? फिर भी पहला कार्ड किसके गया है? गणेश जी के। क्यों? समझ में आ रही है चीज मेरी? नहीं समझा आप? वाइंडिंग अप में देर आर सर्टेन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वाइंडिंग अप में पुराने वाले में कौन होते थे? एक तो गवर्नमेंट ड्यूज होते थे, और वर्कमैन्स के ड्यू होते थे। हम कहे पहले तो इनको दो, इवन सिक्योर्ड वाले होना आप, तो भी उनसे पहले इनको देंगे हम। तुम्हारा राइट है पहले लेना, तुम्हारा राइट है पहले लेना, हाँ तुम्हारा राइट होगा, बट हम कहते हैं पहले किसका राइट होता है? तुमसे पहले भी। ये चीज समझ में आ रही है? अब आ जाओ बाद में, आप आगे जो सीक्वेंस है। जबरदस्ती आपका एक टॉपिक डाला हुआ है जो प्रैक्टिकली इतना चलता नहीं है। सिलेबस में से भी वाइंडिंग अप अकाउंटिंग सब हटा दी गई है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी सिस्टम चलते नहीं है। तो हम क्या कहें, हाँ अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे चले तो पहला पेमेंट सिक्योर्ड वालों को मिलना चाहिए। बट हम सिक्योर्ड वालों से पहले भी भैया कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्या नाम दिया है? एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब दे आर हैविंग प्रेफरेंस ओवर अदर क्रेडिटर्स। अगर ये एग्जांपल याद रह जाए ना, तो आप भूल नहीं सकते ये पॉइंट। समझ में आ गई कहानी है? चलो, ऐसा कुछ काम करिए। बेटा डब्बा पढ़ो, डब्बा। ये डब्बे वाले बड़े आते हैं एग्जाम में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोन लेते वक्त हमने इवेंट बता दिया कि कब वो क्रिस्टलाइज होगा, अगर हम कोई क्या कर लेते हैं डिफॉल्ट, और आज हम उसका सामने वाले का पेमेंट नहीं करते, तो अब हम ऑटोमेटिक कहते हैं वो चार्ज क्या नहीं रहेगा? फ्लोटिंग। वो क्या हो जाएगा? कैसे ही एट द टाइम व्हेन द रिसीवर वाज अपॉइंटेड, जैसे ही रिसीवर अपॉइंट हो गया हाथों हाथ, वो चार्ज क्या हो जाएगा? फिक्स। डन। बेटा यहां तक सबके क्लियर है अच्छे से? यस सर। सर। चलो, Yes. बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें जल्दी से आगे देख लेते। तो ये बाद में करवाऊंगा, ये बाद में करवाऊंगा, आगे आओ। एक हेडिंग आ रही है, इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। यार थोड़ा सा स्टार लगा लो ना एक अच्छा सा इस पे, हर रंग का। क्या पता एग्जाम में आ जाए, और पूरी चांस है एग्जाम में आने की।
सर क्यों है पूरी चांस एग्जाम में आने की? आप क्या पेपर सेटर हो? आपकी क्या सेटिंग चलती है पेपर वालों से? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई सेटिंग नहीं है कहीं। मैं इतना सा जानता हूँ, एज अ पेपर सेटर अगर मुझे तुम्हें साफ करना है एग्जाम में, मैं क्या करूँ? वो दे दो जो आज तक नहीं आया। नहीं समझे? अपने आप को टेस्ट किससे करोगे? तुम्हें अच्छा आता है नहीं आता? तुम देखोगे स्कैनर्स को? स्कैनर में इस पे सवाल नहीं है। तुमने कहा नहीं यार मैं बड़ा नॉलेजेबल हूं, मैं तो सीए इंटर की स्कैनर देखूं, उसमें भी इसका सवाल नहीं है। उसमें भी इसका सवाल नहीं है। ये सालों पहले फाइनल लेवल में आते थे क्वेश्चन, और सालों से एग्जामिनर ने पूछा नहीं। और पूरी 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 उम्मीद है एग्जामिनर ऐसा टॉपिक पूछ सकता है। और फिर बता रहा हूँ रीजन क्यों है, रीजन क्यों है पूछने का, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं। आप किसी भी बंदे किसी भी फैकल्टी से पूछना व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर ऑफ चार्ज, ही और शी माइट से crystallization of floating charge, registration of charge, satisfaction of charge, modification of charge. Definitely these are important topics. मुझसे पूछोगे ना, मैं पहला नाम इसका लूंगा। ये थोड़ा सोच सोच का फर्क है। वेदर यू हैव टू फॉलो अ ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा पता नहीं चलता। और पता है एग्जाम में जब ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड नहीं चेंज होता, अपना अटेम्प्ट चेंज होता है। क्यों? हम गए थे क्या सोच के, जून में निकल जाएगा। जून में तो जूस निकल गया, और जून की जगह क्या हो गया, दिसंबर। रीजन, वी रिलाई ऑन द ट्रेंड, जो हमने स्कैनर्स में से पढ़ा था। मैं आप बता चुका हूं, वापस से याद दिला रहा हूं, इसी ट्रेंड के शिकार अभी रिसेंट एग्जाम में, दिसंबर एग्जाम्स के अंदर जेआई जीएल के पेपर में बच्चे हुए हैं। नहीं करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, बहुत पकाऊ चैप्टर है, बड़ा अजीब सा चैप्टर है। आरटीआई भी नहीं पढ़ेंगे हम, ये भी नहीं करेंगे, तो आसान चैप्टर्स है। और मैं मना नहीं करूंगा, जनरली एज फैकल्टी भी लोग कह देते, गलत नहीं वो कहते हैं तो, बट करवाया तो था ना। मैं तो क्या कहता हूँ, जो कभी नहीं आया है वो आता है। और कितने का आता है? 25 का आता है। अब छोड़ के दो ये दोनों चैप्टर एग्जाम में। कितने साफ हो गए? 25। क्या 25 नंबर से कुछ फर्क पड़ता है क्या एग्जाम में? बहुत बहुत फर्क पड़ता है। जून का दिसंबर हो जाता है 25 नंबर से। पहले ही तो पेपर होता है जेईजीएल, एंड वही स्टूडेंट्स का पेपर ज्यादा खराब हुआ है who rely on trend. Never ever rely on trend. प्रोफेशनल पेपर्स है, दे कैन चेंज द ट्रेंड जब उनको सही लगे। पता है ये टॉपिक आता है, ये बड़ा आसान है, आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, रीजन था ही नहीं कहीं ट्रेंड में ये। अब क्या है ये देखें, सामने देखो, भूल जाओ टॉपिक क्या है। वाइंडिंग अप हो रहा है आज कंपनी का, कंपनी का वाइंडिंग अप अनाउंस हो गया है। हाल बेहाल, दिवालिया हो रही है कंपनी, पैसा नहीं है कंपनी का। क्या अनाउंस हो गया कंपनी का? वाइंडिंग अप अनाउंस हो गया है। अच्छा, वाइंडिंग अप अनाउंस हुआ तो भैया चार्जेस होंगे ना, फिक्स भी होंगे, फ्लोटिंग चार्ज भी होंगे। होंगे, एक बार सामने देखो ये रहा। चलो एक मिनट, मान लेते हैं वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट है, वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट है, आज क्या डेट है? अच्छी डेट है, 8 जनवरी 2021। वाइंडिंग अप कमेंस हो गया। यहां से हम चले बैक 12 मंथ्स, 7 जनवरी 2020। एक सिंपल सवाल, एक सिंपल सवाल, ये टॉपिक आपको क्या कह रहा है बेटा? जिस भी दिन वाइंडिंग अप क्या हो जाए कमेंस, जिस भी दिन वाइंडिंग अप क्या हो जाए कमेंस, मान लो उससे जस्ट 12 महीने पीछे, मतलब ये जो बीच का टाइम है ना, इसमें अगर कंपनी ने कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करा है, मान लो वो चार्ज क्या है, इनवैलिड। सर क्यों मान ले? सर व्हाट इज दिस, हम क्यों मान ले? हम लॉ है, लॉ कह रहा है मान लो इनवैलिड। सर मैंने तो एकदम जेन्युइन काम करा था, लॉ कह रहा है मान लो इनवैलिड है, क्योंकि वाइंडिंग अप से 12 महीने पहले इंपॉर्टेंट समय माना जाता है। क्या पता इनमें से किसी इवेंट की वजह से कंपनी बंद हो रही है। वापस सुनो मेरी बात ध्यान से, वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट से 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, एकदम सामने फोकस करो, मेरी आवाज सुनो। वाइंडिंग अप कमेंसमेंट डेट से कितने महीने, विद इन 12 मंथ्स पहले, जो भी फ्लोटिंग चार्ज हम क्रिएट करते हैं ना, आप तो मान लो एक बार वो इनवैलिड है। लाइन सुनो मेरी ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक बार मान लो कि वो इनवैलिड। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगी, मानना पड़ेगा। मानना, लवीना कह रही नहीं लॉ से बढ़कर मैं हूं, मैंने कहा फिर भी कोई इशू नहीं, लॉ ही चलेगा।
समझ में आई कहानी? पीयूष आ गया, सर लॉ नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा लॉ चलेगा, चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे, लॉ से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर अचानक से एक बहुत नॉलेजेबल बंदा है रोहित नाम से, उसने क्या बोला, जब ये चार्ज क्रिएट हुआ था ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये चार्ज क्रिएट हुआ था ना, तुम जबरदस्ती हमसे पंगा ले रहे हो, उस टाइम कंपनी सॉल्वेंट थी। जब ये चार्ज क्रिएट हमने करा था, नहीं मैंने करा था, सॉल्वेंट थी। मेरी वजह से, मेरे ये चार्ज क्रिएट होने की वजह से कंपनी खत्म नहीं हो रही है। हम क्यों 12 महीने पहले वाले इवेंट्स को इनवैलिड मान रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं इन लॉ कि इन चार्जेस की वजह से हो सकता है कंपनी क्या हो रही है आज। आप साबित कर दो कि आपके इस चार्ज की वजह से ऐसा नहीं हो रहा। क्या साबित करना है आपको कि जब मैंने चार्ज क्रिएट करा था उस टाइम कंपनी क्या थी? सॉल्वेंट थी, पैसा था, उनका हाल भी सही चल रहा था। अगर आप ये साबित कर गए ना, तो आपका चार्ज तो हम क्या मान लेंगे, आपको पेमेंट भी मिलेगा, इवन विद इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? एट द रेट 5%। सर अदर अदर मतलब मान लेते हैं विनय, दिशा, लवीना, मनोज्ञा, प्रेक्षा, पीयूष, आप लोग साबित ही नहीं कर पाए, नहीं साबित कर पाए, बैठो अपने अपने घर। नॉलेजेबल बंदा कौन था? रोहित, वो साबित कर गया। आपको पता ही नहीं था आप क्या कर सकते हैं, मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं गया, प्रूव कर गया कंपनी सॉल्वेंट थी। कैसे प्रूव होगा कंपनी सॉल्वेंट थी? बैलेंस शीट P&L दिखा दो ना उनके, बिजनेस ट्रेंड दिखा दो उनका क्या था जब मैंने पैसा दिया। मैंने तो ये सोच के पैसा दिया था। सॉल्वेंट, वैलिड, नहीं साबित कर पाए, इनवैलिड। समझ में ये बात? थोड़ा अजीब है सुनने में। ऐसा क्यों? एक डाउट नहीं आ रहा अजीब सा, कुछ खटक नहीं रहा दिमाग में? सर ऐसा क्यों कि वाइंडिंग ऑफ कमेंसमेंट से 12 महीने पहले जो भी क्रिएट हुए वो इनवैलिड है? एक सिंपल एग्जांपल, सीआईडी देखते हो? देखते हो या देखते थे कभी बचपन में देखा? हाँ सर। हाँ, सीआईडी में देखा है, जैसे वो एसीपी प्रद्युमन जब आते हैं और वो फोन रिकॉर्ड निकलवाते हैं मरने वाले का, हाँ सर। मरने वाले से लास्ट टाइम किस किसने बात करी थी पिछले 24 घंटों में? कॉलिंग पे बात हुई थी मान लेते हैं लवीना से, पीयूष, इनसे। वो लोग क्या मानते हैं उस टाइम पे? डाउट किस पे आता है? लवीना और पीयूष पे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और पता, मैंने एक चीज देखी सीआईडी में, जिसपे गड़बड़ दिखाई जाती है वो गड़बड़ ही नहीं होता कभी, हाँ सर। निकलता कोई अलग ही है। समझ में आ रही है कहानी? आ जाओ तुम लोग साबित कर दो कि भैया मेरी बात हुई थी, तो मेरे बात होने की वजह से आप ये कैसे कह सकते हो मैंने ही उसका मर्डर करा है? साबित कर दो आप आराम से कि मैं तो गिल्टी नहीं था। मैं फिर पता कॉमन, मैं तो उस टाइम शहर में ही नहीं था, ये देखो मेरी फोटो, ये देखो मेरा टिकट, ये देखो मीटिंग का वीडियो, प्रूव कर दिया, साबित हो गया, चलो अपने अपने घर। ये साबित नहीं कर पाई लवीना, ये हत्ते लग गए उन लोगों के। नहीं समझ में आ रही कहानी? डाउट है, हार्डली एक डाउट है। उस डाउट के चलते प्रोविजन क्या कह रहा है, हम तो सबको ही इनवैलिड मान रहे हैं, हमारे पास वाइंडिंग अप के टाइम इतना समय नहीं है ये सब करने का। तो सिंपल सिस्टम क्या बना दिया, जस्ट विद इन 12 मंथ्स पहले जो भी चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं वो क्या है, इनवैलिड है। तुम कह रहे हो ना वैलिड है, आ जाओ सामने, साबित कर दो कंपनी सॉल्वेंट थी, पैसा ले जाओ। नहीं साबित कर पाए, बैठो अपने अपने घर। समझ में आ गई कहानी है? जल्दी से पढ़ लो, अब कुछ नहीं पढ़ो। Section 332 of Companies Act 2013 provide a floating charge on the undertaking property of the company which is created within 12 months immediately preceding the commencement of winding up proceeding of a company shall be invalid unless it is proved that company was solvent immediately after the creation of charge. But the charge will be valid to the extent of the amount of any cash paid to the company at the time of or creation of charge and in consideration for the charge together with an interest on that amount at 5% or such other rate as may be notified by central government. समझ में आ गई कहानी? डाउट है क्या कोई? बेटा डाउट है कोई? नो सर। सर ये भी डन है सारे? चलो। हाँ, हमें कैसे पता? अचानक से हो गया ना, अगर पता होता तो मैं देता थोड़ी पैसा। ऐसे कैसे पता चल जाता है? कभी कभी ऐसा नहीं कहा जिंदगी में, अरे यार वो तो इतने सही थे, उनकी तबीयत ही खराब नहीं थी, अचानक से कैसे डेथ हो गई? यमराज पहले क्यों नहीं आए सपने में बताने के लिए तेरा आखिरी साल है? हाँ, नहीं अचानक नहीं होगी। मैं तो पैसा पहले दे चुका ना, मैं तो पैसा दे चुका ना। एक चीज मुझे बताओ, अगर आप जब दे रहे हो उस टाइम चालू हो चुका होता तो आप क्यों दे रहे हो फिर पैसा? बट ऑब्वियस है ना,
अगर आपको पता है कि इसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है तो क्यों डील करते हो उसके साथ? मुझे पता ही नहीं था ना, उस टाइम था ही नहीं कुछ ऐसा। ये है ये चीज। उम्मीद है यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो आज वाली Yes. क्लास में अपन ने कौन कौन से टॉपिक करे? एक क्रिस्टलाइजेशन करा, इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज करा, और इन्हीं से रिलेटेड एक दो टॉपिक्स और करे। बाकी फिर जो भी टॉपिक्स है अब वो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना? चले।